जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं सब लोग? अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या स्क्रीन साफ नज़र नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीपैरामीटराइजेशन पढ़ा था और आज भी हम रीपैरामीटराइजेशन पर ही रहेंगे। इससे रेलेवेंट थोड़ा सा और काम करेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है और फिर नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। रीपैरामीटराइजेशन को हम रिवाइज करते हैं। रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अ कर्व अल्फा from domain AB to R cube is a one-to-one onto function। किसी भी कर्व अल्फा के लिए रीपैरामीटराइजेशन एक वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा G from CD to AB such that from open interval CD to open interval AB such that both G and its inverse H from open interval AB to open interval CD are of class Ck for some k greater than equal to 1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर था। what we have in mind is the new curve beta alpha naught g। इन दोनों की composition से एक new curve beta बनेगा। if r denotes the variable in the interval cd then d beta by dr is equal to by chain rule हम इसे d alpha by dt और dg by dr लिख सकते हैं। इसकी मैं आपको explanation वो handouts पे शेयर करूँगी। ये कैसे होगा? बीटा इज दिस is thus regular if alpha is regular and dg by dr is not equal to 0। बीटा रेगुलर होगा अगर अल्फा भी रेगुलर होगा और इसके अलावा डी जी बाई डी आर को भी नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा डी बीटा बाई डी आर को नॉन ज़ीरो शो करने के लिए। बट जी एच टी इज इक्वल टू टी सो दैट बाय द चेन रूल डी जी बाई डी आर इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एंड डी जी बाई डी आर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी हम चेक करते हैं क्या कैसे आएगा। Thus, the composition of a regular curve with a reparameterization yields a regular curve। ये बात ध्यान में रखने वाली है। Composition of a regular curve with reparameterization yields a regular curve। Note that if alpha is of class Cm and G is of class Ck, then beta is of class Cn and with n equals to minimum of k and m। ये मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ सोच के आए कि ये ऐसा क्यों है। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में ये रीपैरामीटराइजेशन है जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इसकी एक्सप्लेनेशन कि कर्व अल्फा के लिए कोई रीपैरामीटराइजेशन होनी चाहिए जिसमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी। एक तो वन वन होगी, ऑन टू होगी और क्लास सी वन को एटलीस्ट बिलोंग करेगी और उसका इन्वर्स भी क्लास सी वन को बिलोंग करेगा एटलीस्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल भी नहीं रही हूँ।
जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम अब आ रही है। और स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ, वो भी आप मुझे बताएं कि आप क्लियरली देख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी ऐसा है कि ये जो बीटा है ये कंपोजिशन है अल्फा और जी की, ठीक है। अल्फा एक रेगुलर कर्व है और जी ये पैरामीटराइजेशन है। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहेंगे बीटा का, तो हम आर की रिस्पेक्ट से लेंगे डी बीटा बाई डी आर, और बाय रूल डी अल्फा बाई डी जी एंड डी जी बाई डी आर। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, नो मैम। ठीक है। अब देखें ऊपर जी ऑफ आर को टी लिखा हुआ है, दिस मीन्स कि हम जी को टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि हम डी अल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वही है जो यहाँ पे किया हुआ था, और समझना थोड़ा मुश्किल था इसको। ये देखें डी बीटा बाई डी आर इज इक्वल टू डी अल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर बाई द चेन रूल, ठीक है। पहले चेन रूल अप्लाई कर दिया और उसके बाद जी को टी के को रख दिया, तो आपके पास ये डी अल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर आ जाएगा। बीटा रेगुलर होगा अगर अल्फा रेगुलर है या नहीं। अब हमें देखिए बीटा का डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका डिसीजन कौन करेगा? ये दोनों डी अल्फा बाई डी टी और इसका प्रोडक्ट डी जी बाई डी आर के साथ है, और ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि डी बीटा बाई डी आर जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अल्फा एक रेगुलर कर्व है, तो दिस मीन्स डी अल्फा बाई डी टी जीरो नहीं होगा, कंफर्म है ये बात तो, ठीक है। और अब डी जी बाई डी आर को जीरो नहीं होना चाहिए फॉर डी बीटा बाई डी आर इक्वल्स टू नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ख्याल है, इस बात की समझ आइए आपको? जी मैम। मैम ये जो चेन रूल अप्लाई किया आपने, इसमें हमारे पास डी अल्फा बाई डी आर था, फिर हमने मतलब चेन रूल के मुताबिक डी जी बाई डी जी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जी जो चेन रूल अप्लाई मैम किया ना, अल्फा तो विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, चेन रूल पे क्या होता है, अगर आप अल्फा को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को खोल के लिखेंगे, जैसे एफ नॉट जी है, एफ नॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ और ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर जी ऑफ एक्स और फिर ब्रैकेट क्लोज होती है। उसी को आप इसके साथ अगर रखें तो अल्फा और उसमें फिर जी ऑफ टी और फिर ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं यहाँ चेक करती हूँ, यहाँ कहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये शेयर करती हूँ आपसे। जब आप लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो कैसा एक्सप्रेशन आता है, अल्फा और जी के कंपोजिशन जब लिखेंगे तो अल्फा किसके ऊपर अप्लाई होगा, जी के ऊपर, क्या ख्याल है, और जी टी के ऊपर अप्लाई होगा। या फिर आप ऐसा करें कि चेन रूल को आप थोड़ा सा जहन में लेके आए, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये डी अल्फा बाई डी जी एंड देन डी जी बाई डी आर, इसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा जी पे डिपेंड कर रहा है और जी जो वो आर पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है कुछ? हम अल्फा में टी की जगह जी लिखेंगे ना हम। बिल्कुल, तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि अल्फा जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है ना, अल्फा ऑफ जी हम लेंगे और फिर जी आगे से आर के ऊपर डिपेंड करता है। जी अगर मैम। लास्ट में मैम किसी जगह पे मैंने इसको लिखा हो, नहीं यहाँ पे नहीं, जैसा कि ये आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं इसे थोड़ा बेहतर करूँ, ये देखें, ये आप देख रहे हैं एच ऑफ जी ऑफ आर लिखा हुआ है, ये जी क्लास मैम। आपको नजर आ रहा है, एच ऑफ जी जी ऑफ आर, जी मैम। ठीक है। इसका ये कंपोज हो रहे हैं दो फंक्शन, कंपोजिशन है इनकी एच और जी की, जी मैम, एच ऑफ टी और जी ऑफ आर की। बिल्कुल, एच ऑफ जी की कंपोजिशन है
और फिर उसका क्योंकि वो दोनों एच जी का इन्वर्स है इसलिए वापस आंसर आर ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह एच की जगह अगर आप लोग अल्फा लिख लें, अल्फा ऑफ जी ऑफ आर होगा, ये चीज़ बनेगी बिल्कुल। और फिर अगर आप इस पर चेन रूल अप्लाई करना चाहें तो फिर अल्फा का जी की रिस्पेक्ट से पहले आप डेरिवेटिव लेंगे और फिर जी का आर की रिस्पेक्ट से लेंगे। चेन रूल में ऐसे ही करते हैं हम लोग। इस बात की समझ आ गई है? अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं इसको लिख के दोबारा मैं आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ इसकी ग्रुप में। ठीक है, ये देखें एच ऑफ जी ऑफ आर जो है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और एच क्योंकि इनवर्स है जी का तो इसलिए जिसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा था ये कंपोजिशन वापस वही वेरिएबल आर आ रहा है। इसी तरह अल्फा को जब हम जी के साथ उसी कंपोजिशन लेंगे तो अल्फा ऑफ जी ऑफ आर होगा। और फिर जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी अल्फा बाई डी जी एंड देन डी जी बाई डी आर बनेगा जैसा कि यहाँ पे मौजूद है। ये डी अल्फा बाई डी जी एंड देन डी जी बाई डी आर। और जी हमें पता है यहाँ से कि जी आर से एलिमेंट्स ले रहा है, एलिमेंट्स आर की फॉर्म में ले रहा है और आंसर टी की फॉर्म में दे रहा है, तो हम लोग डी जी को टी भी लिख सकते हैं। तो ये डी अल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर हो जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको चेन रूल जो आपने पहले पढ़ा है उसको जहन में लाना पड़ेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको रिपीट कर सकती हूँ। मैम कर दें रिपीट। कर लूँ। देखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर आप लोग कर रहे होते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा नॉट जी को अगर अप्लाई करना है किसी पे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा। पहले आप जी को अप्लाई करेंगे उसके बाद आप अल्फा को अप्लाई करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी क्लास नो मैम। और फंक्शन आप भूल गए हैं? आप ये मुझे बताएं कि एफ इनवर्स नॉट एफ को अगर आप एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। पहले आप फंक्शन एफ को अप्लाई करेंगे उसके बाद उसके इनवर्स को अप्लाई करेंगे और वापस आपके पास वही एलिमेंट आ जाएगा जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे। ऐसा ही है जी मैम। जी मैम। जैसा कि इस पिक्चर में है कि एच क्योंकि इनवर्स है जी का, जी को हम लोग आर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उससे जो भी कोई आंसर आता है उसके ऊपर हम अगर एच को अप्लाई करें तो वापस हमारे पास आर आ जाता है। ठीक है मैम, क्लियर हो इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज़ से जो हम डिस्कस कर रहे हैं। असल में इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इस बात को रिवाइज कर सकें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं। कि एच नॉट जी है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि आपके सामने मौजूद है। और अगर अल्फा नॉट जी होगा तो फिर एच की जगह पे हम लोग अल्फा रख लेंगे। अल्फा पहले जी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा फिर अल्फा अप्लाई होगा, ऐसे ही होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? जी मैम। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा ना तो मैं इसका आपको सेंड कर देती हूँ पिक्चर। ठीक है, उससे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना मुश्किल आप इस वक्त समझ रहे हैं ना तो उतना मुश्किल ये नहीं है ये बात। ठीक है, अभी आप ये देखें कि बीटा क्योंकि आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इस पूरे फंक्शन का दोनों साइड से हम लोग आर के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लेंगे। डी बीटा बाई डी आर, ठीक है, इक्वल्स टू अब डी अल्फा और जी का कंपोजिशन है तो अल्फा का पहले जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे बाय चेन रूल। ठीक है, और फिर जी का आप लोग आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे आपके पास कोई फंक्शन एफ हो और उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हों। मल्टी वेरिएबल फंक्शन में जब आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो f1 f2 f3 कंपोनेंट्स हों उसके, तो आप क्या करते हैं कि डी अल्फा डी एफ बाई डी एफ वन एंड देन डी एफ वन का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं प्लस डी एफ बाई डी एफ टू एंड देन डी एफ टू का डी टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। इस तरह ही आप चेन अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वही हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अभी आप लोग सिर्फ इतना कंसिडर करें कि डी बीटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आप सिर्फ इतना देखेंगे डी बीटा बाई डी आर इक्वल आ रहा है डी अल्फा बाई डी टी इंटू डी जी बाई डी आर के। ठीक है, ये जो बीच के ये जो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसको मैं अब आपको सेंड कर देती हूँ, उससे फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बीटा को रेगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए।
तो अल्फा तो रेगुलर है ही, डी अल्फा बाई डी टी जो है वो नॉन जीरो है, तो डी जी बाई डी आर डिसाइड करेगा कि बीटा रेगुलर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो बीटा रेगुलर होगा इफ डी जी बाई डी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात भी समझ में आ रही है? जी मैम। ओके, अब आगे नोट द कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व विद पैरामीटराइजेशन यील्ड्स अ रेगुलर कर्व। जब हम किसी भी रेगुलर कर्व को रिपैरामीटराइज करते हैं एक रिपैरामीटराइजेशन के साथ बाय कंपोजिशन, तो जो हमारा रिपैरामीटराइज्ड कर्व होता है वो भी रेगुलर होता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू सी एम, एम टाइम्स डेरिवेटिव अल्फा का होल्ड करता है और कंटिन्यूस है, ठीक है। और जी बिलोंग्स टू सी के, जी का डेरिवेटिव के टाइम्स होल्ड करता है और ये कंटिन्यूस भी है। तो बीटा का डेरिवेटिव ये दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है डी बीटा बाई डी आर इक्वल टू डी अल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर, ठीक है। तो अगर डी फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा जो है वो क्लास 3 को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और अगर जी क्लास सी 4 को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जी है उसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और कंटिन्यूस भी है। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। जी क्लास सिर्फ एक स्टूडेंट मुझे बता रहा है कि उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बाकियों को आ नहीं रहा या सुन नहीं रहे या वो सोए में। मैम एक दफा दोबारा बता दें। क्या दोबारा बताना है, आप ये बताएं। मैम ये जो आपने बाद में बताया है, ये चेन रूल से नीचे, ये रेगुलर जी ऑफ अल्फा। ये बता, जी मैम, ये जी यहाँ से। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक रेगुलर कर्व को रिपैरामीटराइजेशन के साथ कंपोजिशन यूज करते हुए ज्वाइन करते हैं, तो जो बीटा होगा वो भी रेगुलर कर्व ही होगा, ठीक है। यस मैम। ओके, अब सेकंड नंबर पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्फा ये चीज कैसे आएगी मिनिमम, ये इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आप हम सपोज करते हैं कि अल्फा क्लास C3 को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, आप लोग मुझे बताएं जरा। तो मतलब अल्फा का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस है। बिल्कुल, इसी तरह अगर जी क्लास C4 को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जी कौन बताएगा। मैम जी का मैम जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस है। बिल्कुल ठीक है। अब बीटा के बारे में डिसीजन कौन करता है, ये दोनों डेरिवेटिव, अल्फा भी और जी का भी, ठीक है। अगर हम लोग देखें बीटा के डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों के डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम बीटा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये अल्फा का भी फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है और जी का भी फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, तो हम बड़े आराम से बीटा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले भी सकते हैं और उसे कंटिन्यूस भी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसके बाद जब हम बीटा का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें अल्फा और जी दोनों का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और क्योंकि दोनों और इन दोनों का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस है, तो दिस मीन्स कि बीटा का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस आ जाएगा और बीटा क्लास C2 को बिलोंग कर जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? जी क्लास, ये बात समझ में आ रही है कि बीटा क्लास यस C2 को मैम, बिलोंग आ करेगा, गई। ठीक है। अब अगर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं बीटा का, तो अल्फा का भी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। हमने जी सपोज किया हुआ है कि अल्फा C3 को बिलोंग कर रहा है और जी तो क्योंकि C4 को बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूस भी होगा। तो इस सूरत में डी बीटा बीटा का जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट भी करेगा और कंटिन्यूस भी होगा और बीटा क्लास C3 को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हम बीटा का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेना चाहें, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि जी का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है लेकिन अल्फा का नहीं करता, ठीक है। तो दिस मीन्स कि बीटा का सिर्फ वही ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों में से मिनिमम होगा, यानी कि हमें पता है कि अल्फा एक ऑर्डर कम है, 3 ऑर्डर तक एग्जिस्ट कर रहा है इसका डेरिवेटिव, और जी का डेरिवेटिव 4 ऑर्डर तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों में से कम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है इनमें से, 3 या 4?
3 मिनिमम। जी क्लास 3 और 4 में से मिनिमम कौन सा है? मैम 3 मिनिमम होगा, इसीलिए मैम यहाँ पे फिर n इज मिनिमम इक्वल टू होगा। मिनिमम। और हमने ये भी देख लिया कि बीटा का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस भी है, तो दिस मीन्स के बीटा C3 को बिलोंग करेगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि अगर अल्फा भी किसी क्लास को बिलोंग करता है और जी भी किसी क्लास को बिलोंग करता है, तो बीटा उस क्लास को बिलोंग करेगा जो इन दोनों में से मिनिमम होगा। ये इसकी एग्जांपल आपने देख ली है। और अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं इसको हैंड आउट इसके आपका शेयर कर देती हूँ, जिसमें डिटेल में लिखा हुआ हो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरम है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बुक में मौजूद है, तो आप वहाँ से देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, ये भी देखने पहले। ये वो एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे की हुई है, पिक्चर दिखाई। इससे पहले थ्योरम देख लें ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए चीजें। Proposition let alpha from AB to R3 be a regular curve and let G from CD to AB be a reparameterization। इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, रेगुलर कर्व है और बीटा जो है वो एक रिपैरामीटराइजेशन है। और हमने बीटा सेट बीटा इक्वल्स टू अल्फा नॉट जी, हमने बीटा को अल्फा नॉट जी ले लिया। और टी नॉट कौन सा पॉइंट है, जब हम आर नॉट पे एवेल्युएट करते हैं, जी को अप्लाई करते हैं, तो उससे टी नॉट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, the tangent vector field T of alpha at T naught and tangent vector field S of beta at R naught satisfy S is equal to plus minus T। T जो है वो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है अल्फा की पॉइंट T नॉट पे, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे पास CD इंटरवल में R नॉट है, जैसे कि पिक्चर में भी आपने देखा था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये T नॉट पॉइंट है जिसके ऊपर जी अप्लाई करने से ये आर नॉट पॉइंट है, इसके ऊपर जी अप्लाई करने से आपके पास टी नॉट पॉइंट आता है। और टी नॉट अल्फा में रखें तो ये पॉइंट आएगा, और आर नॉट बीटा में रखें तो क्योंकि दोनों के इमेजेस सेम है तो वो सेम पॉइंट को शो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट पे जहाँ पे बीटा आर नॉट और अल्फा टी नॉट सेम है, उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो टी के अल्फा के जो टेंजेंट्स हैं हम इन्हें कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बीटा के टेंजेंट्स को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, हमने ये शो करना है। ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ। फिर इस प्रोपोजिशन में क्या प्रूफ करना है आपको, ये समझ में आ गई ये बात? जी क्लास, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आप इसको समझ रहे हैं। ये देख लें, एस क्या होगा, एक्स बाय फॉर्मूला डी बीटा बाय डी आर ओवर डी बीटा बाय डी आर मॉडुलस। ये फॉर्मूला है टेंजेंट का, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था। यस मैम, यही था। यस मैम यही। ओके, अब डी बीटा बाय डी आर अभी हमने इसको फाइंड किया था कि हम इसे डी अल्फा बाय डी टी एंड डी जी बाय डी आर भी लिख सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अभी तक। ठीक है, और अभी कंफ्यूजन जो है वो भी थोड़े टाइम में मैं इसको दूर कर देती हूँ। और डी बीटा बाय डी आर सेम, नीचे मॉडुलस है तो इसका मॉडुलस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ये डी अल्फा बाय डी टी और डी अल्फा बाय डी टी मॉडुलस को अलहदा कर दें क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और डी जी बाय डी आर बाय डी जी बाय डी आर मॉडुलस सेपरेट लिख दें। ठीक है, और इसके बाद हमें पता है डी अल्फा बाय डी टी ओवर डी अल्फा बाय डी टी मॉडुलस जो है वो बाय फॉर्मूला टी टेंजेंट ऑन अल्फा के इक्वल है। ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ये इसको डी जी बाई डी आर ओवर डी जी बाई डी आर मॉडुलस को प्लस और माइनस 1 लिख दिया है। ये क्यों लिखा है, ये हमें यहाँ पे रीजन इसका मिलेगा कि s इज इक्वल टू टी इफ डी जी बाई डी आर इज ग्रेटर देन 0। अगर g इंक्रीजिंग होगा तो डी जी बाई डी आर पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव और डिवाइडेड बाई पॉजिटिव जो है ये आंसर प्लस 1 दे देगा। ठीक है, और अगर डी जी बाई डी आर जी डिक्रीजिंग होगा और डी जी बाई डी आर जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा, तो नेगेटिव वैल्यू को जब उसको मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो -1 यहाँ पे साइन आएगा। तो ये प्लस माइनस जो है ये सिर्फ डायरेक्शन को फिलहाल शो करेगा,
ठीक है। Symmetrically difference is whether alpha and beta indicate particles moving along the image curve in same or opposite direction। ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन, ये एक तो हमने इसको देख लिया बाय रूल कि ये कैसे प्लस और माइनस 1 आएगा। ठीक है। +1 तब आएगा जब जी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव ले तो आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो आंसर +1 ही आएगा। ठीक है। इसी तरह किसी भी नंबर को, नेगेटिव नंबर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो फिर क्या होगा, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे या तो ये पॉजिटिव आ सकता है या फिर ये नेगेटिव आ सकता है, दोनों ऑप्शंस प्लस माइनस के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है। और ज्योमेट्रिकली हम देखें कि अगर एस और टी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और वो कब होंगे, जब अल्फा और बीटा मूवमेंट ऑफ पॉइंट को या पार्टिकल को शो कर रहे हो इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर तो ये प्लस होगा, एस इक्वल टू प्लस टी होगा। लेकिन अगर अल्फा और बीटा मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए कर्व जो है, ये जो पाथ है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है। तो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये नेगेटिव साइन यूज होगा। जी क्लास की बात समझ में आ रही है आपको? ये ऐसे जी ही है कि जैसा कि आप ये देखिए, मैं ऊपर एक डायग्राम थी जहाँ पे टेंजेंट वो ड्रॉ किए गए थे जब हम टेंजेंट पढ़ रहे थे। ये देखिए अल्फा ऑफ टी नॉट, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है ना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है, फ्रॉम फ्रॉम बिलो टू अप जा रहा है। ठीक है। तो अगर ये इसकी डायरेक्शन फ्रॉम अबव टू बिलो हो जाए, यहाँ नीचे आना शुरू कर दे, तो जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन नीचे निचली साइड पे हो जाएगी। ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा, टेंजेंट एग्जैक्टली सेम रहेगा, मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज होने से सिर्फ टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर है अब आपको? जी क्लास कितना समझ में आया आपको भी? जी 504 रोल नंबर जो है ना सरकंदा, आप मुझे बताएंगे कि आपको आज के लेक्चर में क्या समझ में आया? मैम आपने ये बताया रिपैरामीटराइजेशन का है। हाँ, ये जो एस और टी के बारे में बात हुई है, इसका आपको क्या समझ में आया? मैम किसका? ये एस और टी, एस और टी कौन सा? टी एक फंक्शन ही है, उसको हमने चेन रूल अप्लाई किया हुआ है उसमें, बीटा वाले में भी। ये कैपिटल टी, और एस जो है वो टी के इक्वल है, इधर प्लस माइनस का। ये तो बेटा कुछ समझ नहीं आया आपको 504। अगर आप मैम लोग क्या? पूरी क्लास इस तरह ही सोए रहेंगे तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? अब आप ग्रेजुएशन छोड़ के मास्टर्स लेवल पे पहुंच गए हैं ना, तो चीजें तो मुश्किल जी होंगी, पर इतनी मुश्किल तो नहीं है। और 52 रोल नंबर, आप बताएं कि आपको क्या समझ में आया? जी मैम। जी मैम, आगे कुछ समझ बाकी मतलब तैयारी करेंगे, लेकिन एक बात पूछनी थी, जो हम अल्फा पे डेरिवेटिव लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, तो वही कंडीशन होगी अगर हम बीटा बीटा पे लगाएं, क्योंकि अल्फा और बीटा तो इक्वल ही है ना। अल्फा और बीटा बिल्कुल इक्वल है इसका, अल्फा बीटा इक्वल नहीं है। अल्फा का जब हम लोग कंपोजिशन लेते हैं जी के साथ तो उसके बाद वो इक्वल हो पाते हैं। क्लास नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा कि आपका जो लेक्चर के फौरन बाद जो है एक छोटा सा क्विज होगा,
ठीक है। जी इसमें जी अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर मैंने उसको नोट करते जाना है आप लोगों के मार्क्स में, ठीक है। तो सब लोग अटेंटिव होकर बैठे हैं। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, जैसे कभी 504 को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, इन्हें चाहिए था कि ये मुझसे पूछ लेती। और इसी तरह ये अभी जो स्टूडेंट, इनको भी कोई इतना खास समझ में नहीं आया हुआ था। बाद में क्यों आपने पढ़ना है? आपने टीचर से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछना कि क्या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही पॉइंट आउट कर दें, ताकि अगले लेक्चर में वो चीज़ें उन पर फोकस रखा जाए और आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। चुप करके बैठने से क्या होगा, सेमेस्टर तो गुजर जाएगा। अभी 35 रोल नंबर है निदा सरवर, आप बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया। निदा सरवर का यस कुछ मैम। बेटा क्या समझ में आया आपको? यस मैम। मैम जी निदा। यस मैम, आपने बताया कि मैम मैम आपने बताया कि एस जो है वो इक्वल है डी बीटा ओवर डी आर और डी बीटा ओवर डी आर। मैम ये आपने यहाँ टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई किया है। उसके बाद मैम आपने बताया कि जो डी बीटा और डी आर है ना, ये डी अल्फा और डी टी और डी जी और डी आर की इक्वल होता है। फिर मैम उसके बाद नीचे डी बीटा और डी आर जो इसका मॉड है, ये भी डी अल्फा और डी टी और डी जी और डी आर के मॉड के इक्वल होता है, क्योंकि मैम यहाँ आपने टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई किया है। उसके बाद मैम आपने इनको, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको अलग-अलग आपने लिख लिया है। फिर मैम जो ये पहले वाला था डी अल्फा और डी टी ओवर डी अल्फा और डी टी का जो मॉड था, ये टेंजेंट के इक्वल है, तो मैम अपने टेंजेंट के इक्वल पुट कर दिया है। और फिर मैम आपने बताया कि डी जी और डी आर ओवर डी जी और डी आर जो है मैम, ये जब जी इंक्रीजिंग हो रहा होगा तो ये मैम माइनस टी के इक्वल होगा, और जब ये बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको याद है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हाँ। रूल और एक सेकंड डेरिवेटिव रूल होता था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पूरी क्लास में नहीं पूछ रही हूँ। फिर इस तरह मैम ये प्लस माइनस 1 इसकी जगह पुट कर दिया आपने। ठीक है, ओके। अभी शाहजेब 512 बताएंगे कि एस और टी जो है वो इक्वल भी आ सकते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है? 512 शाहजेब। मैं लेट आया था मैम, वो अभी ज्वाइन किया। शाबाश। उसामा बताएंगे 521 कि एस और टी जो है ये क्यों है, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस के पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या केस है? मैम जो हमारे पास यहाँ पे टी है ना, हम अल्फा के लॉन्ग मतलब ले रहे हैं टेंजेंट, और जो हमारे पास एस है, हमने बताया उसमें क्वेश्चन में कि जो हमारे पास एस है वो है टेंजेंट अलोंग बीटा। तो मैम प्लस माइनस का ये है कि अगर तो कर्व हमारे पास जो हम टेंजेंट ले रहे हैं, कर्व अगर एक डायरेक्शन में जा रही है, उसका जो टेंजेंट हमारे पास है, मतलब अगर अपवर्ड है तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग है। मतलब अगर वही कर्व हमारे पास नीचे आ रही होगी तो वो हमारे पास नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास टी प्लस माइनस लिखा है हमने, वो नेगेटिव में आ जाएगा हमारे पास। सही, ठीक है, गुड। अभी मीटिंग जो है वो खत्म होगी तो आप दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी और उसमें आप लोगों से ज्वाइन करेंगे और उसमें आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। और जो पढ़ना हमने था वो हमने इतना ही पढ़ना था, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आया। तो हम लोग जो आपकी अगली क्लास है ना जो थर्सडे को अब होगी, उसमें ये रीपैरामीटराइजेशन को पहले कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ के आए, जिनको समझ में नहीं आया वो भी थोड़ा सा पढ़ें, और जिनको आ गया वो भी उस दिन जो है अच्छे से डिस्कशन करें, ताकि जिनको नहीं समझ में आया वो समझ सकें, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर देना प्लीज। रिकॉर्डिंग नहीं मैंने अब सेंड किया करनी है। आप लोग क्लास में एक तो प्रेजेंट हो, दूसरा क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैम आज वाले की कर दें, फिर नेक्स्ट मत कीजिए। जो आज का लेक्चर है ना ये रिपीट होगा थर्सडे को,
ठीक है, फर्स्ट डे को आप क्लासरूम में आएँ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे उसको पूछें। और फिर मुझे बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि इतना आप अपना टाइम सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। आप क्लास भी ले रहे हैं, बैठे भी हुए हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा। ये तो अब ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको जब साथ साथ समझ में नहीं आएगा तो आगे तो आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको।